नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को जनता टीवी परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी हां, आज शिक्षक दिवस है और ऐसे में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए माध्यमिक स्कूलों के 17 शिक्षकों का आज सम्मानित किया जाएगा। आज शिक्षक दिवस पर आध्यात्मिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग इन्हें सम्मानित करेगा। बता दें कि प्रदेश के हर जिले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के 230 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गोमती नगर के सिटी मंटेसरी स्कूल के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इन्हें सम्मानित करेंगे। बता दें कि साल 2019 में किए गए कार्यों के आधार पर 5 सितंबर 2020 को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से समारोह आयोजित नहीं हुआ। साथ ही बीते 2020 में भौतिक रूप से कक्षाएं न चल पाने के कारण इस वर्ष राज्य अध्यापक और सीएम अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2021 नहीं दिए जा रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस को लेकर सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को, जहां गोमती नगर में कार्यक्रम होगा और डिप्टी सीएम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। 5 सितंबर को हर साल देश में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। शिक्षक हमेशा हमें गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव भी होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहले स्थान पर उसके माता पिता और फिर दूसरे स्थान पर शिक्षक होता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। कबीरदास का ये दोहा हमारे शिक्षकों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वाकई गुरु के समान कोई दाता नहीं होता। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने अपने शिष्यों को दिया है। तभी तो शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। सच कहूं तो शिक्षक ही होते हैं जो अपने शिष्यों को मजबूत, क्षमतावान और धैर्यवान बनाते हैं और लक्ष्यों को भेदने की तरकीबें बताते हैं। जी हाँ, शिक्षक ही होते हैं जो भारत के भविष्य को अपने कौशल, कला और काबिलियत से सिखाते और तराशते हैं। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम योगदान देते हैं। आज पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में शिक्षक दिवस मना रहा है। ऐसे में शिक्षकों से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। सुनिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा संघ के अध्यक्ष आरपी मिश्रा जी ने शिक्षकों को हो रही परेशानियों को लेकर क्या कुछ कहा। मांगे हमारी, देखिए मांगे तो अभी हम लोगों ने 15 तारीख को धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन हम लोगों ने दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया था। उसमें 18 सूत्री मांग पत्र है। पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो रही है, नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है, उससे बहुत हानि है। तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए। आज कोरोना संक्रमण में शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। जनता टीवी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से बातचीत की, तो सुनिए क्या कहा। सर, शिक्षक दिवस की मुझे बात करनी थी। शिक्षक दिवस आने वाला है, शिक्षकों के सम्मान में देखिए, पूरे प्रदेश में हर जिले में 75 शिक्षक सरकार की तरफ से हर विभाग में सम्मानित किए जाएंगे। माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा विभाग के 75 शिक्षक हर जिले में सम्मानित किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग शिक्षक सम्मेलन भी भविष्य में करेंगे। तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी जनता टीवी से खास बातचीत में शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी। मैं उत्तर प्रदेश के सभी गुरुजनों को, शिक्षकगण को अपनी ओर से, सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि ये आजादी का 75वां वर्षगांठ है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव घोषित किया है, तो इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारा विभाग हर जनपद में 75 शिक्षकों को सम्मानित करेगा। जनता टीवी के लिए लखनऊ से जया सिंह की रिपोर्ट।
नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत का ये 18वां मेडल है। भारत ने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल जीते। सुहास ने मैच पहला गेम 2021 और 15 में अपने नाम किया। अगले दोनों गेम में उन्होंने विपक्षी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें मैच गंवाना पड़ा। वहीं लुकास ने 21-17 और 21-15 से दोनों गेम जीतते हुए गोल्ड मेडल जीता है। सुहास देश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें पैरालंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला था और उन्होंने सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाला। सुहास इससे पहले युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके हैं। तो वहीं सुहास एलवाई की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर और लाइव तस्वीर दिखाते हैं जहां सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम स्वच्छता कर्मियों का है, केवल कभी कभार ही नहीं, हर पर्व और त्योहार के बाद भी अच्छा कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को उनके जो मेट हैं, उनके जो इंस्पेक्टर हैं, जो मोहल्ले में अच्छा काम करें, उनकी सूची तैयार करना और पर्व और त्योहार के बाद 1 घंटे का कार्यक्रम में बुलाइए, उनको चाय जलपान कराइए, भोजन करवाइए, मिठाई दीजिए और उनको सम्मान भी दीजिए। ये कार्यक्रम अगर निरंतर चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इनका प्रोत्साहन होगा, लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा कि इनके कार्य की कीमत को इनकी संस्था समझने का कार्य कर रही है और ये आज के दिन पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं गोरखपुर नगर निगम को, महापौर जी को, यहाँ के पार्षद को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग स्वच्छता के इस विशेष अभियान के साथ चलिए। नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी एक साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम चलना चाहिए। इससे तो गोरखपुर से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सफाई अभियान की शुरुआत की है और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आते देखकर हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने में अपने अपने तरीके आजमाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ आई हुई है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके एक खास तबके को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल हो गई है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करेगी। बीजेपी आज प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 सितंबर को 20 सितंबर तक प्रदेश में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 6 से 20 सितंबर तक पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी गण सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जनों से मिलकर संवाद करेंगे। तो अब एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि कौन कहां सम्मेलन करेगा। तो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर है। प्रदेश प्रभारी राजा मोहन सिंह प्रयागराज में सम्मेलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन करेंगे और इसके बाद प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में सम्मेलन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में जाएंगे और इसके साथ ही प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सहारनपुर में सम्मेलन करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां कौन सम्मेलन करने वाला है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मथुरा में करेंगे, वहीं मंत्री संजीव बालियान गाजियाबाद, केंद्रीय मंत्री बीके सिंह मेरठ में सम्मेलन करेंगे, राज्य मंत्री कौशल किशोर नोएडा में सम्मेलन करेंगे और राज्य मंत्री बीएल वर्मा बरेली में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी का चल रहा है, आज से प्रारंभ होगा और ये सम्मेलन प्रदेश के सभी सीटों पर होने वाला है। ये सम्मेलन कितना कारगर साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, जिसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा कि वाराणसी, चूंकि पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, लोकसभा की सीट तक तय करता है रास्ता, काशी की ये धरती है। तो जो मुख्यमंत्री द्वारा चयन किया गया है काशी की धरती से प्रबुद्ध सम्मेलन करने का, कहीं न कहीं बसपा के ही तर्ज पर बीजेपी ने भी सवर्ण वोट और ब्राह्मण वोटों को, जातिगत वोटों को साधने का जो प्रयास कर रही है, ये प्रबुद्ध सम्मेलन का जो आयोजन आज किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं जातिगत वोटों को साधने का प्रयास किया जाएगा। बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि 2017 और 2014 और 2019 की जो ग्राफ रही, वाराणसी से ही सारी सभाओं का आगाज हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी इसी तर्ज पे किया था, ना मैं आया हूं ना किसी ने लाया है, मुझे गंगा ने बुलाया है। तो इसी तर्ज पे जो है प्रधानमंत्री ने सफलता पाई थी। जो मूल मंत्र है काशी का, पूर्वांचल का है, और पूर्वांचल से ही लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय की जाती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बनती है। तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी को चुना है और वाराणसी से पूर्वांचल में पूरे आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन का होगा, क्योंकि 17 विधानसभाओं में, 17 महानगरों में ये होना है, विधानसभा क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज बीएचयू के काशी विश्वविद्यालय कामाख्या स्थित शिक्षा संकाय में 4 बजे लगभग जो है संबोधित करेंगे इसको, और प्रबुद्ध लोगों को जो है बीजेपी के खूबियां और विस्तार के विषय में बताया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, अब अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बीएस लाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, अयोध्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारी किस तरह हुई है और किस तरीके से बीजेपी यहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेगी? देखिए, अब से कि भगवान श्री राम की पावन नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अयोध्या जानी जाती है। अगर विश्व मानचित्र पे देखा जाए तो अयोध्या एक बहुत बड़ी राजनीतिक केंद्र है, क्योंकि इस समय का जो हालात है, जो बीजेपी का अगर बात की जाए, उसमें पूरा फोकस अगर बात की जाए चुनाव का, तो देखा जाए पूरा अयोध्या से ही है। क्योंकि राम मंदिर बनने के जाए तो जो राजनीतिक अखाड़ा और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक जो केंद्र है, जो बिंदु है, वो अयोध्या से शुरुआत होने जा रहा है। जो 2017 है, 2017 का योगी जी, ये कहा लगाया जा रहा है कि योगी जी यूपी के विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रबुद्ध की बात की जाए तो बीजेपी, चाहे वो बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ब्राह्मण को वोट साधने में जुटी है। समाजवादी पार्टी है, वो किसान मोर्चा रैली निकाल कर ब्राह्मणों को साधने में जुटी है, साथ सैनिकों को साधने में जुटी है। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की सबसे बड़ी अगर राजनीतिक अखाड़ा बिंदु माना जाए तो सबसे बड़ा बिंदु अयोध्या है, क्योंकि ये पूरा मंडल 27 विधानसभा क्षेत्र में है और 27 विधानसभा में हर एक वर्ग का पूर्ण वोटर है। तो जो बीजेपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है वो 3 बजे से शुरू होगा। तो पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव वो 3 बजे इसमें मुख्य अतिथि होंगे और सबको ये जो प्रबुद्ध लोग बिल्कुल बीएस लाठी, तो आज अयोध्या में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आगाज हो रहा है। उसके बाद वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बीएस लाठी और धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा। तो आपको दिखा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूबे के कई जिलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है। किसानों की महापंचायत में मुजफ्फरनगर की सड़कों पर किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा। बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। किसानों ने ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुलाई। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। इस महापंचायत में करीब 10 लाख किसानों के इकट्ठा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में भी किसानों के जरिए आने शुरू हो जाएंगे और ये जत्था आना शुरू भी हो गया है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरे प्रदेशों से किसानों के जत्थे पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने बिल वापसी नहीं मांगी तो घर वापसी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इस तरीके का बयान राकेश टिकैत का सामने आया है। उन्होंने संकल्प भी रखा है। वे आंदोलन शुरू होने के बाद अब तक मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं गए। राकेश टिकैत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर वो मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में जरूर पहुंचेंगे। पूरे देश भर में आंदोलन चलेगा।
यहाँ के बाद में भी पूरे देश भर में आंदोलन चलता रहेगा, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती रहेगी। ये देश कैसे बचेगा? ये देश उनका नहीं है। ये आप पार्लियामेंट में बैठ के कोई कानून बना दोगे, फिर कहोगे कि हम तो कानून के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से हम ये सारी चीजें लेंगे, तो वो तो नहीं होगा। 3 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा कल ही दिन में एक साड़ी व्यापारी से जो फेरी करके साड़ी बेचता है, उससे साड़ियां और उसके पैसे और मोबाइल लूटा था। ये सभी लूटा हुआ सामान 100% बरामद कर लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है और इसमें लगभग 10 लाख किसानों के इकट्ठा होने की जानकारी सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से प्रवक्ता जो भारतीय किसान यूनियन के हैं राकेश टिकैत, वो रवाना हो चुके हैं मुजफ्फरनगर के लिए और महापंचायत में सम्मिलित होंगे, इकट्ठा होंगे। महापंचायत बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की पैनी नजर भी है और जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, कई टुकड़ियां हैं जो कि रक्षा के लिए है और साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी इंतजामात है। भारी किसान आने की संभावना भी इस महापंचायत में लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी महापंचायत हो रही है। 5 से 10 लाख इकट्ठा होने की संभावना है, इसमें किसान इकट्ठा होंगे। और आपको यह भी बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से यहां किसान पहुंच रहे हैं, किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। तो किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में चल रही है और 11 बजे से यह पंचायत शाम 5 बजे तक चलेगी। पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन अग्रवाल, आज बहुत बड़ी पंचायत किसानों की होने वाली है, महापंचायत नाम दिया गया है, किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ तस्वीर है मुजफ्फरनगर की? मैं आपको बता दूं, इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के मैदान के बाहर हम खड़े हैं। ये हमारे पीछे प्रवेश गेट है, जहां से लगातार किसान यूनियन के जी पवन, तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर महापंचायत आज किसानों की हो रही है और लगभग 5 से 10 लाख किसान इस पंचायत में सम्मिलित होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन के द्वारा सभी इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर से खबर है, गोरखपुर इलाही बाग में रेगुलेटर से रिस्कर ताप्ती नदी का पानी शहर में आ रहा है। 2 दिनों से रिसाव बढ़ा तो नागरिकों से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने रेगुलेटर और पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण, स्थिति का जायजा लिया। राप्ती का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पंपिंग स्टेशन में पाइप पानी में डूब गए हैं। यहां राप्ती नदी का जलस्तर 77.20 मीटर दर्ज किया गया है। शुक्रवार की शाम 4 बजे की तुलना में नदी का जलस्तर 12 सेंटीमीटर की कमी हुई है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है। वहीं शुक्रवार को गोर्रा नदी का बांध टूटने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार को 23 लोगों को रेस्क्यू किया। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरखपुर कौड़ीराम के बीच सड़क पर अभी भी पानी भरा हुआ है। इससे मार्ग पर आवागमन दूसरे दिन भी बंद रहा। तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आज फिर गोरखपुर जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन गोरखपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़िता के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले चौरी चौरा तहसील की झंगला पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति खुद को असहाय महसूस न करे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ में अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो भी पीड़ित है उनको मदद दी जाए, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो खाने की हो या फिर किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित मदद हो। तो योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाए।
तो योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, साथ में लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत की बात कह रहे हैं और राहत देने का हर संभव मदद की भी बात पीड़ितों से योगी आदित्यनाथ ने कही है। सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अगर बात की जाए तो लगातार कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज कुछ लोगों से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको अभिषेक जी की अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ राप्ती नगर में जाएंगे और राप्ती नगर में जल भराव की समस्याओं से अवगत होंगे। उसके बाद वो यहाँ से खोराबार, कौड़ीराम व गोला में हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांटेंगे। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री इधर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। कल भी गोरखपुर में उन्होंने जो है कई जगह बाढ़ पीड़ितों से मिले, सैजनवा गए और खजनी गए, खोराबार गए। आज फिर वो बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और आपको बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर संजीदा है और बाढ़ राहत सामग्री बांट रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कौड़ीराम, गोला व खोराबार क्षेत्रों में जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और उनको राहत सामग्री बांटेंगे और उसके बाद वो बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड को 8 नए महाविद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 नए महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करते हुए 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना और 7 महाविद्यालयों का ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में बदलने का ऐलान किया है। प्रदेश में 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना देहरादून शहर, हरिद्वार शहर, हल्द्वानी शहर में, गदरपुर, उधम सिंह नगर, दन्या, अल्मोड़ा, पौड़ी और देवाल चमोली में बनेंगे। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं भी की है और कई सारी घोषणाएं अब की जाएगी। इस तरीके की बात सीएम धामी ने कही है। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है और अब प्रदेश को 8 नए महाविद्यालय की सौगात मिल रही है। 7 महाविद्यालय हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जो ग्रेजुएशन की हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन का बनाया जाएगा और 8 महाविद्यालय उत्तराखंड को मिलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में खुशी का माहौल भी बना हुआ है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है, 8 महाविद्यालय अब प्रदेश को मिलने वाले हैं। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर छात्र ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते और उसके चलते उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है कि प्रदेश में नए 8 महाविद्यालयों का यहाँ पर शिलान्यास जल्द किया जाएगा। इसकी घोषणा बीते रोज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। साथ ही जो 7 महाविद्यालय अभी तक अंडर ग्रेजुएशन तक वो संचालित हो रहे थे उनको पीजी स्तर तक आगे बढ़ाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को उच्च शिक्षा यहाँ पर मिल सके और जो भी छात्र यहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो अपने घर के पास ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। जी चलिए जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है प्रदेशवासियों को। वहीं राज्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन रैली हल्द्वानी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का जबरदस्त स्वागत किया। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही। उधम सिंह नगर जिले में साल 2011 से 2018 तक एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। पहले चरण में बाहरी राज्यों के 303 शैक्षिक संस्थानों की जांच करने के साथ ही 3034 बच्चों से पूछताछ की गई थी, जिसमें 14 लाख से अधिक का घपला सामने आया था। कई छात्रों ने तो कॉलेज में प्रवेश होने से इनकार भी कर दिया था, जिसके बाद एसआईटी ने जसपुर, काशीपुर सहित अलग अलग थानों में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी कर्मचारियों के साथ बिचौलियों पर 60 मुकदमे दर्ज किए थे।
मुकदमों में 2 सरकारी शिक्षकों सहित बिचौलियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। दूसरे चरण में एसआईटी जिले की 217 शैक्षणिक संस्थानों की जांच कर रही है और इसमें 36 संस्थाओं की जांच हो चुकी है। इन संस्थाओं में 80 सरकारी और 137 निजी शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।